यस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संसाधन एवं विकास, चैप्टर 1 ज्योग्राफी का पार्ट 2। पार्ट 1 अगर अभी तक नहीं देखी है तो यू कैन चेक प्लेलिस्ट और पहले उसे देख के एंड देन ये समझ में आएगा। तो लास्ट में हमने कवर किया था, लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था कि कितने टाइप के किस आधार पर कैसे संसाधन होते हैं। तो इसमें हम मेन संसाधनों के विकास के बारे में पढ़ेंगे। तो एक छोटा सा टॉपिक है कि संसाधनों का विकास तो एक साइड हो रहा है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स भी हो रही हैं। तो क्या हो रहा है, कुछ व्यक्तियों के लालचवश संसाधनों का ह्रास हो रहा है, यानी कि संसाधन घट रहे हैं। तो ये संसाधन का विकास तो हो रहा है, बट इसके साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। तो वो है, इससे समाज जब कुछ लोग तो ह्रास कर ले रहे हैं, तो वो क्या हो जा रहे हैं, अमीर, और इससे समाज का अमीर तथा गरीब में बंटवारा हो जा रहा है। थर्ड टॉपिक क्या है कि वैश्विक पारिस्थितिकी संकट पैदा हो रहा है। तो जैसे कि ओजोन परत का अपक्षय हो रहा है, और क्या हो रहा है, भूमंडलीय तापन बढ़ रहा है। अब गर्मी धीरे धीरे साल दर साल बढ़ती जा रही है, तो वो ओजोन परत अपक्षय हो रहा है। पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रहा है, भूमि निम्नीकरण हो रहा है। भूमि निम्नीकरण क्या है कि भूमि का, ज़मीन का टूट जाना पार्ट में, यानी कि ये जो क्वालिटी थी पहले, जैसे 100-150 साल पहले जो मिट्टी में क्वालिटी होती थी, जिससे कि अच्छी खेती होती थी, अब वो सारी चीज़ें क्या है, हमें यूरिया और बहुत सारी खाद डाल के वो सारी चीज़ें करनी पड़ रही हैं। तो ये होता है भूमि निम्नीकरण। अब इन सब से बचने के लिए संसाधनों का विकास हो रहा है, लेकिन अब एक साथ अगर हम लालचवश संसाधनों का ह्रास करते गए तो एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए भी क्या किया गया, तो कुछ प्लानिंग्स की गई। तो वो अब हम लोग देख लेते हैं। तो इसके लिए प्लान किया गया सतत पोषणीय विकास। ये क्या है, इसकी डेफिनेशन भी आ सकती है एग्जाम में, तो ये इंपॉर्टेंट है। विकास, ऐसा विकास जो पर्यावरण को बिना नुकसान पहुँचाए किया जाए। मतलब विकास तो किया जाए, लेकिन पर्यावरण को ना ही नुकसान पहुंचाया जाए और ना ही संसाधनों का इतना अधिक उपयोग किया जाए कि इन फ्यूचर, यानी कि फ्यूचर जनरेशन्स के लिए वो बचे ही ना। तो इसमें टोटल क्या किया गया कि इसके द्वारा कुछ ऐसी प्लानिंग्स की गई या कुछ ऐसी चीज़ें की गई कि संसाधनों का कम उपयोग भी किया जाए। इतना नहीं कम किया जाए कि हम अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति ना कर पाएँ, लेकिन इतना भी नहीं कि ह्रास कर दें उसका। संसाधनों का अंधाधुंध प्रयोग भी ना करें, तो प्रयोग भी करें थोड़ा बहुत, और कुछ फ्यूचर जनरेशन्स के लिए बचा कर भी रखें, भविष्य की पीढ़ियों की, कि उनकी आवश्यकता भी पूरी हो सके। जैसे कि इस टाइम कोल की धीरे धीरे कई बार कमी होने लगी अब इंडिया में, थोड़ी बहुत कभी कभी हो जाती है कमी। तो उन सब के लिए सतत पोषणीय विकास किया जाता है। अब सतत पोषणीय विकास के लिए पहली बार कोई अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कब किया गया, तो सबसे पहली बार किया गया था रियो डी जेनेरो में, जिसको नाम देते हैं अर्थ+2 सम्मेलन, या फिर इसको रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन। कब हुआ था, 1992 में। ये ऑप्शनल क्वेश्चन में आ सकता है। जून में हुआ था ये, और ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में हुआ था ये, और इसी पे नाम इसका दे दिया गया। ये पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था जहाँ पर 100 से अधिक देश के नेता, प्रधानमंत्री इकट्ठे हुए थे, और वहाँ पर पास हुआ था एजेंडा 21। एजेंडा 21 क्या है, तो एजेंडा 21 यूएनसीईडी, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन। इसका मेन जो उद्देश्य था वो भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना था। इस विकास को बढ़ावा देने के लिए ये रियो डी जेनेरो सम्मेलन किया गया था, और इसमें एक ऐसी कार्यसूची बनानी थी कि ये तो एक एजेंडा 21 पास कर दिया गया वहाँ पे, लेकिन हर एक छोटे छोटे क्षेत्र में, जैसे भारत में हर एक छोटे छोटे क्षेत्र में अलग अलग एजेंडा 21 बनाया जाए, ताकि हर एक छोटे क्षेत्र का विकास, वहाँ के संसाधनों का विकास अच्छे से हो सके। अब ये हमने देख लिया सतत पोषणीय विकास और एजेंडा 21, लेकिन एजेंडा 21 काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर पर्पज़ हमारे बोर्ड्स के लिए, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद हमें संसाधनों का नियोजन देखना, तो वो अब हम लोग देख लेते हैं। हमें यहाँ पे संसाधन नियोजन का विदेशों में क्या होता है हमें नहीं पढ़ना, केवल भारत में हमें मेन पढ़ना है।
तो भारत में संसाधन नियोजन कैसे किया जाता है? तो सबसे पहला जिसमें पॉइंट आता है वो है, हमारे देश में एक राज्य तो नहीं है, एक प्रदेश तो है नहीं, तो सभी प्रदेशों में, अलग अलग प्रदेशों में, किसी प्रदेश में जैसे झारखंड में कोल पाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश में अधिक कई चीज़ें पाई जाती हैं, राजस्थान में सौर पाया जाता है। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ें पाई जाती हैं। तो हर प्रदेश में तालिका बनाना, एक लिस्ट बनाई जाती है, तो उस लिस्ट में क्या क्या दिखाया जाता है, तो क्षेत्रीय सर्वेक्षण किया जाता है, मानचित्र बनते हैं। अब पूरे राज्य में हर जगह तो होगा नहीं ज़रूरी है, तो जहाँ जहाँ होगा उस चीज़ का मानचित्र बनता है। और गुण, कितने गुणात्मक हैं वो, अब हर सारे ही कोल तो अच्छे होते नहीं हैं, कुछ कोयले ऐसे होते हैं जो कम अच्छी क्वालिटी के होते हैं, कुछ तो वो सब, एवं उनकी मात्रा कितनी है, ताकि फ्यूचर जनरेशन के लिए हम कितना बचाएंगे, कितना अभी यूज़ करेंगे, वो सब इस तालिका में लिखा जाता है। फिर सेकंड क्या आता है, तो संसाधन विकास योजनाएं लागू करना, पहले उसको लागू करेंगे, फिर वहाँ पे कैसा कौशल है, कितने लोगों की ज़रूरत है, क्या है, सब सरकार द्वारा किया जाता है। और वो सब पूरा एक नियोजन ढांचा बना लेते हैं कि कैसे क्या चीज़ें होनी है एक के बाद एक। और थर्ड क्या होता है कि संसाधन विकास योजनाएं, पहले तो इसके लिए योजना एक लागू हो गई, फिर संसाधन, सेकेंड टॉपिक में, फिर संसाधन विकास योजनाओं और राष्ट्रीय विकास योजना। संसाधन विकास योजना एक राज्य में होगा, और राष्ट्रीय क्या होगा, वो पूरे राष्ट्र की ये सभी जो हम योजना बनाते हैं वो सब मिलके एक जगह, तो उनसे इनका समन्वय करना, ताकि इसके खर्चे सरकार देगी तो कितने खर्चे देने हैं, क्या है, वो सब देखा जाता है। और इसकी जो पहली शुरुआत हुई थी वो पंचवर्षीय योजना थी। संसाधन नियोजन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो प्रथम लागू किया गया था, कुछ प्रयास किया गया था, वो पंचवर्षीय योजना थी। तो पंचवर्षीय योजना में मेन हर 5 साल में ये काम किए जाते थे, फिर चेंज होता गया टाइम के अकॉर्डिंग। ये पहली बार जो किया गया था ये था। अब कहाँ कहाँ कैसे कैसे ये भी पता होना चाहिए। तो झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में जैसे हैं खनिज हैं, कोयले की प्रचुर भंडार हैं, ये सब थोड़ी याद करने वाली चीज़ें हैं। अरुणाचल प्रदेश में क्या है, जल संसाधन बहुत है, अरुणाचल प्रदेश में बारिश बहुत होती है, लेकिन क्या है, मूल विकास की कमी है वहाँ पे उन पानी का उपयोग नहीं हो पाता है सही से। राजस्थान में क्या है, पवन तथा सौर ऊर्जा है, लेकिन क्या है, जल की कमी हो जाती है वहाँ पे। तो हर राज्य में अलग अलग चीज़ें ज़्यादा हैं, किसी में कुछ कम है, तो ऐसे संसाधनों का नियोजन किया जाता है कि हर राज्य को हर चीज़ की पूर्ति हो पाए। अब ये तो है नहीं कि पूरा यूज़ करते जाएं, सतत पोषणीय विकास हो रहा है, लेकिन और भी कुछ चीज़ें इंटरनेशनल लेवल पे संसाधनों के संरक्षण के लिए की गई थी, वो हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, बिकॉज उससे कई बार क्वेश्चन आ जाता है। रियो डी जेनेरो कैसे प्लान किया गया, तो ये हमारे बुक में थोड़ा सा दिया गया है। 1968 में क्लब ऑफ रोम ने सबसे पहले सतत पोषणीय विकास की वकालत की, सतत पोषणीय विकास। अब 1968 से ये स्टार्ट होते होते कब हुआ, 1992 में। तो इसमें एक जगह गांधी जी का भी नाम आता है, उन्होंने हमारा साझा भविष्य नाम से एक पुस्तक प्रकाशित की थी इंडिया में। और इसके बाद 1968 में एक बार वकालत हुई, फिर शांत हो गया। फिर 1974 में एक लेखक थे शुमेसर, उन्होंने क्या किया, स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल नेम से एक बुक प्रकाशित की, और इसे ही इंडिया में गांधी जी ने हमारा साझा भविष्य नेम से किया। अब यहीं से ये सारी चीज़ें होते होते लास्ट में 1992 में जाके रियो डी जेनेरो सम्मेलन हुआ सतत पोषणीय विकास के लिए। तो स्टार्टिंग यहीं से हो गई थी उसकी। ये थोड़ा सा संसाधन का संरक्षण टॉपिक में दे दिया गया था, तो मैंने बता दिया क्योंकि बुक में है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकते हैं इससे। कुछ जो यूपीएससी एस्पिरेंट होते हैं उनके लिए ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब भू संसाधन देख लेते हैं, कैसे हमारे इंडिया में क्या होता है, भू संसाधन के यूज़ वो सब देख लेते हैं। भारत में भू संसाधन कैसे हैं, ये ऐसे कुछ होगा। 47% क्या है, मैदान यानी कि जो नॉर्थ इंडिया का पार्ट है वो मैदान में आता है। और बाकी क्या है, 30%
पर्वत है और 27% क्या है, पठारी क्षेत्र है। मैदान में तो मेन खेती है और उद्योग है या फिर औद्योगिक क्षेत्र हैं कह सकते हैं। पर्वत ये बहुत ज़्यादा टूरिस्ट अट्रैक्ट होते हैं पर्वत की तरफ, तो टूरिस्ट प्लेस ये एक बहुत अच्छा है। और किसके लिए होता है, तो यहाँ से सभी नदियाँ निकलती हैं, मेनली सारी नदियाँ पर्वत से आती हैं, तो वो सब इम्पोर्टेंट। पठारी क्षेत्र, तो पठारी क्षेत्रों में अगर हम देखें तो खनिज, जीवाश्म ईंधन बहुत ज़्यादा पठारी क्षेत्र में पाए जाते हैं। नॉर्थ इंडिया में बहुत कम देखने को मिलेगा, लेकिन पठारी क्षेत्र में बिल्कुल कह सकते हैं अपार कोश है। तो भारत में यहाँ सब भू संसाधन बहुत ज़्यादा है। अब एक टॉपिक आता है भू उपयोग, भूमि का उपयोग कैसे किया जाता है। तो नॉर्मल सी बात है, वन है, कृषि के लिए अस्थाई चारागाहें होती हैं और कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जिन्हें बोया ही नहीं जाता। तो जो हम इसमें एक चीज़ है वर्तमान परती, तो वर्तमान परती भूमि क्या है, एक कृषि वर्ष या उससे कम समय में जिस जमीन पे कृषि ना हो उसे हम वर्तमान परती बोलते हैं। पुरातन परती किसे बोलते हैं, ऐसी भूमि जहाँ पे एक कृषि वर्ष से 5 कृषि वर्ष तक खेती ना हो, तो उसे हम पुरातन परती भूमि में। अब ऐसी जगह नहीं कि जहाँ बिल्डिंग बनी है उसे हम लेंगे, तो जहाँ खेती हो सकती है ऐसी जगह को केवल हम पुरातन परती वर्तमान परती में कैलकुलेट करते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्डिंग बनी है तो उस ज़मीन को मान लें कि वो इन सब में आएगी, नहीं, ऐसा नहीं होता। अब एक होता है सकल कृषित क्षेत्र या फिर इसे शुद्ध बोया गया क्षेत्र बोलते हैं। तो मैं जैसे जैसे एक एक चीज़ बताती जाती हूँ उसे प्लीज़ किसी कॉपी में नोट करते जाओ, बिकॉज ऐसे बाद में मिक्स होने के बाद बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो जाता है। तो शुद्ध बोया गया क्षेत्र क्या होता है, एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को शुद्ध बोए गए क्षेत्र में जोड़ दिया जाता है। मतलब एक कृषि वर्ष में 2 बार बो दिया गया तो उसे क्या बोल देंगे, शुद्ध बोया गया क्षेत्र बोलेंगे। अब भारत में भू उपयोग प्रारूप कुछ हमें पढ़ना है तो वो हम लोग देख लें। भारत में भू उपयोग प्रारूप, तो अगर हम कुल भौगोलिक क्षेत्र देखें तो 32.8 लाख वर्ग, ये क्वेश्चन MCQ का है, 32.8 लाख वर्ग, इतना बड़ा है हमारा इंडिया, जिसमें से डाटा केवल हमें 93% का अवेलेबल है। क्यों, क्योंकि असम जैसी जगह पे बहुत मुश्किल हो जाता है सबके डाटा अवेलेबल कराना, तो 93% के केवल अवेलेबल है। अब जैसे कि पंजाब और हरियाणा में है, बहुत अधिक मात्रा में वहाँ पे क्या होती है, कृषि होती है या खेती होती है। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिज़ोरम, ऐसी जगह पे 10% केवल खेती हो पाती है। तो इन सब अलग अलग क्षेत्रों में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी सरकार को, तो उन्होंने एक बिल पास किया, राष्ट्रीय वन नीति अधिनियम। ये क्या था, कब लागू हुआ, तो 1952 में लागू हुआ था ये। इसमें क्या बोला गया था कि हर एक प्रदेश में कम से कम वांछित क्षेत्र इसका वन का कितना होना चाहिए, 33%, जो कि अब सारे प्रदेशों में ऐसा नहीं है, दिल्ली यूपी जैसी जगह पे कम हो रहा है, लेकिन जो सरकार ने बोला था कि 33% कम से कम पेड़ होने चाहिए। मान लीजिए ये हमारा प्रदेश है, इसमें से कम 33% पे केवल फॉरेस्ट होनी चाहिए, क्योंकि फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हम जानते हैं। तो ये वन नीति इसलिए लाई गई थी। अब फिर भी क्या होता है, भूमि निम्नीकरण। तो अब हम लोग देख लेते हैं भूमि निम्नीकरण क्या है। भूमि निम्नीकरण क्या है, तो मानवीय या प्राकृतिक कुछ कारणों की वजह से ज़मीन की गुणवत्ता क्या होती है, घट जाती है। ये ज़मीन है, अब इस पर हमेशा बार बार बहुत ज़्यादा अगर बारिश हो रही है तो वो भी ज़मीन के लिए क्या होगी, नुकसानदायक होगी। मिट्टी को की अपक्षय होगा,
तो इन सब मानवीय या प्राकृतिक कारणों से, कई कारण होते हैं, मानव के द्वारा भी होते हैं, तो उन सब की वजह से क्या होता है, भूमि निम्नीकरण होता है, जो कि कल्टीवेशन, खेती के लिए सही नहीं है, या कह सकते हैं अच्छा नहीं है। क्योंकि अब मिट्टी की क्वालिटी घट जाएगी तो कितना भी हो प्रॉब्लम हो जाएगी, और कितनी भी खाद दी जाए वो जो पहले की टाइप का जो कह सकते हैं गुणवत्ता होती थी वो अब नहीं मिलेगी। अब इसके मेन कारण कौन से हैं? तो पहला तो है अधिक पशुचारण। अब किसी ज़मीन पर बार बार उसको उगने नहीं दिया जा रहा है, पेड़ों को, उसके पहले ही क्या किया जा रहा है, पशुओं द्वारा उसको चल लिया जा रहा है, तो उसकी वजह से मिट्टी की जो क्वालिटी है वो घटने लगती है। अधिक पशुचारण। दूसरा क्या है, अधिक पानी। जैसे कि पंजाब में, हरियाणा में बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल पे खेती की जाती है, तो बार बार उसमें पानी दिया जाता है, इतना पानी दिया जा रहा है कि मिट्टी जो है धीरे धीरे दलदली हो रही है, तो ये भी एक नुकसान है। और आने वाले टाइम में पंजाब हरियाणा में खेती तो होनी ही है, तो उस बेसिस पे ये थोड़ा सा गलत हो जा रहा है। और क्या है थर्ड, तो औद्योगिक कचरा। जो क्या करता है, ज़मीन प्रदूषण, मृदा प्रदूषण या जल प्रदूषण को का कारण है। अब औद्योगिक कचरा का कोई सही प्रबंधन तो किया नहीं जा रहा है बहुत अच्छे लेवल पे, तो उसकी वजह से क्या होता है कि मृदा, और अगर पानी भी है, जल प्रदूषण हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वो मृदा को तो हार्म करना ही है। चौथा क्या कारण है, तो खदान, माइनिंग। अब झारखंड जैसी जगह पर एक लेवल पे अगर खुदाई की जाए, माइनिंग की जाए तो ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर, और उस पहले खुदाई करने के पहले वहाँ के पेड़ को साफ़ करते हैं, मतलब पेड़ों की कटाई या पेड़ों को जला देते, तो उससे क्या होता है, मृदा को हार्म होता है। फिर पांचवा क्या है, खनिज की प्रोसेसिंग। खनिज की प्रोसेसिंग, जैसे कि अब सीमेंट उद्योग है, उसमें क्या करते हैं, चूने की ग्राइंडिंग की जाती है, और उस काम में क्या होता है, धूल बहुत ज़्यादा होती है, तो वो धूल जब किसी, कह सकते हैं ये ज़मीन है, इस पे जाके बैठती है, तो जल का ये जो फिल्ट्रेशन होता है उसको रोकती है, तो वो भी बहुत नुकसानदायक है। तो ऐसी कुछ कारण थे। अब अगर प्रॉब्लम है तो उसका सल्यूशन भी होगा, तो सल्यूशन देख लेते हैं। बचाव कैसे कर सकते हैं, तो वनारोपण द्वारा। वनारोपण क्या है, पौधों को लगाना, वनों को और बढ़ावा देना। दूसरा क्या है, तो चारावाह पशुचारण पर ज़्यादा रोक नहीं, लेकिन उसको अच्छे से अगर प्रबंधन किया जाए तो बचा जा सकता है भूमि निम्नीकरण से। तीसरा, औद्योगिक कचरे का अच्छा प्रबंधन। अगर औद्योगिक कचरा बन रहा है तो उसका अगर प्रॉपर रूप से उसको ट्रीटमेंट देकर उसको किसी एक जगह पर हमेशा डिस्पोज करके, और इन सारी चीज़ों से औद्योगिक कचरा का अच्छे से प्रबंधन करके काम हो सकता है। चौथा क्या है, खदानों की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, खदानों के कार्यों को कंट्रोल करना। एंड आई होप आप लोग नोट्स बना रहे होंगे। अब भूमि निम्नीकरण पढ़ लिया, ऐसा ही एक टॉपिक है मृदा अपरदन, जो कि हमारी बुक में लास्ट में दिया है, बट मैं उसे पहले समझा दे रही हूँ। एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं केवल मृदा का वर्गीकरण अच्छे से पूरा डिफाइन करने वाली हूँ। तो मृदा अपरदन क्या है, अब हम लोग वो देख लेते हैं। अपरदन क्या है, इसको इंग्लिश में सॉइल इरोजन बोलते हैं। तो मृदा की ऊपरी परत का अपक्षय हो जाना, या फिर जो कई लेयर होंगी, एक लेयर हट जाए यहाँ से, ये बहकर कहीं और चली जाए और वहाँ पे फिक्स हो जाए, तो इसको बोलते हैं मृदा अपरदन। अब इसमें एक चीज़ हमें जानना ज़रूरी है कि मृदा बनती कैसे है। मृदा हम पढ़ तो रहे हैं, लेकिन मृदा बनती कैसे। तो मान लिया ये एक पत्थर है, काफ़ी ठोस सा बड़ा साइज़ में, इस पर बार बार पानी पड़ा है सालों से, ये बार बार इधर से कभी उधर हो रहा है, तो ये धीरे धीरे क्या होगा,
संतोष, सौर ऊर्जा तो हमेशा इस पे पड़ेगी। तो धीरे धीरे क्या होगा, हल्का हल्का इसमें चिटक जाएगा, ये हल्का हल्का इसमें धीरे धीरे गैप होने लगेगा। और ये गैप होते होते बहुत कम से कम ये मृदा बनने की प्रक्रिया कोई 1-2 साल का नहीं है, 100-150 साल तक ये प्रक्रिया होती है, तब जाके मृदा बनती है। फिर ये क्या होगा, छोटे में टूट जाएगा। अब एक टाइम के बाद गैप बढ़ते जाएंगे तो ये अलग अलग टुकड़ों में हो जाएगा। फिर सेम इसके साथ प्रोसेस होगा, ये भी टूटेगा। फिर एक टाइम के बाद ये इतने छोटे छोटे कण बन जाते हैं। तो ये मृदा, अब मृदा अपरदन यहाँ चला गया, लेकिन किस कारणों से हो सकता है? ह्यूमन के कुछ कारण हो, कुछ प्राकृतिक होते हैं, जैसे कि पानी है। अब बारिश हुई बहुत ज़्यादा, तो बारिश से ये क्या हुआ, यहाँ पे आ गई, या फिर बहुत तेज़ हवा चली, ये सूखी मिट्टी है, यहाँ पे पानी नहीं है ज़्यादा, तो ये उड़ के दूसरी जगह चली जाएगी। तो इससे बचने के कारण क्या है? और कुछ जो ह्यूमन कारण हैं वो क्या है? तो पेड़ों की कटाई। अब अगर यहाँ पे पेड़ होते, ये मान लेते हैं पेड़ हैं, तो ये कितना भी हो, जड़ कुछ ना कुछ मिट्टी रोक के रखेगा। और अगर पेड़ ही नहीं है तो डायरेक्ट मिट्टी बह जाती है। इसीलिए अधिक चारागाह। अब यहाँ पे जब ग्रास है, एक मिट्टी है, उस पर ग्रास है, अब उसको, क्योंकि मिट्टी जो के ऊपर जो ग्रास होती है वो बहुत ज़्यादा हद तक मिट्टी को रोके रहने का काम करती है, बिकॉज वो बहुत कम गैप में होती है। तो अगर नहीं है, अब चारागाह की वजह से, पशुचारण की वजह से है ही नहीं, तो मिट्टी बह जाएगी। कंस्ट्रक्शन वर्क की वजह से ऐसा होता है, खदान की वजह से, और कई बार तो ऐसा होता है कि गलत खेती के तरीके से। गलत खेती के तरीके क्या हैं? ऐसे लाइन में हमें जुताई करनी चाहिए। बहुत लोग जुताई के बारे में नहीं जानते हैं, तो जुताई कह सकते हैं जो बीज को डालना और ये सब खेती की प्रक्रिया। तो जुताई ऐसे होनी चाहिए, तो ऐसे कर रहे हैं पहाड़ी क्षेत्रों में। अब ऐसे करेंगे सीधे सीधे तो नॉर्मल सी बात है ना, पानी रुक तो पाएगा नहीं, सीधे बह जाएगा। अगर ऐसे करें तो पानी बहुत हद तक रुक सकता है, तो गलत तरीका होता है, तो उसकी वजह से। अब इसके सल्यूशन क्या है? तो सही प्रकार से करें। अगर इस रो में करेंगे तो बहुत हद तक पानी रुका रहेगा। पेड़ लगाएं, और ऐसे लगाएं कि लाइन से पेड़ हों। लाइन से पेड़ में क्या होता है कि मिट्टी जल्दी नहीं बह पाती है। पहाड़ी एरिया में ऐसे खेती की जाती है नॉर्मल, तो सीधे सीधे पानी बह जाएगा। उसको क्या है, सीढ़ी नुमा संरचना में करें, ऐसे सीढ़ी नुमा, ताकि पानी यहाँ से आए, यहाँ रुके, फिर यहाँ जाए, फिर यहाँ। तो ऐसे करें। और घास लगाएं। घास लगाने से बहुत हद तक मिट्टी रुकती है। तो ये मैंने सब टॉपिक अब कवर करवा दिए हैं, जो लास्ट टॉपिक। और इसमें अब केवल एक नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरा मृदा का वर्गीकरण पढ़ाने वाली हूँ। अब हमने और सब टॉपिक कवर कर लिए हैं। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग।